हाँ जी, सबा आपने कोई क्वेश्चन करना था। अभी आप लोग प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होगे, कोई क्वेरी है, कोई चीज है लास्ट टॉपिक से रिलेटेड कुछ है तो फिर पूछ लो बेशक। मैम एपिलेप्सी के क्वेश्चन पूछना था। कुछ सामने को मैम। मैम ये वाले एपिलेप्सिक, if the patient is on sodium valproate and she conceive हम्म unintentionally, then हम्म, and the neurologist is not available, so what should we do? We change this medication to the lamotrigine, or should we kept her on sodium valproate? देखो, एक चीज तो ये है कि एपिलेप्सी में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम्म। एक तो ये कि उसको जब व्हेन शी कंसीव्ड तो उसे लास्ट फिफ्थ की एपिसोड कितने अरसे पहले की पड़ी हुई है, राइट? तो इफ शी इज टेकिंग सोडियम वेलप्रोएट तो डेफिनेटली वो एपिसोड बहुत पुरानी नहीं होगी, मतलब प्रोबेबली लेस देन 6 मंथ्स तो वो है। Ma'am, she had a history. I'm sorry to interrupt you. She had a history that she had a last fit 1 year back, but ऑलराइट, in the last pregnancy, when she changed from sodium valproate to some another drug, she had a fit at that time. यस। सो इसके अंदर मैं यही आपको बता रही थी कि एक चीज ये इंपॉर्टेंट होती है कि लास्ट फिट कब हुआ। नंबर टू ये कि एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन ऑफ कोर्स वो मेडिसिन क्या ले रही है। अब देखो, अगर उसे लास्ट फिट 1 ईयर बैक पड़ा है, दो 6 मंथ्स के अंदर अंदर इज मोर डेंजरस। 3 मंथ्स, 3 वीक, सॉरी 3 इयर्स यानी 3 साल पहले वाला इज बेटर एपिलेप्सी। अब शी हैज कंसीव्ड अनइंटेंशनली एंड इज ऑलरेडी ऑन अ ड्रग जो टेरेटोजेनिक है। प्रेगनेंसी में अब फिट नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है? प्रेगनेंसी में फिट इज ज्यादा बुरा फॉर द मदर देन एनीथिंग एल्स। और इस वक्त आप एकदम से उसकी ड्रग चेंज नहीं कर सकते, और स्पेशली यू कैन नेवर से कि न्यूरो फिजिशियन इज नॉट अवेलेबल, राइट? मतलब यू आर इन अ टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, यू आर इन आप इस तरह के उसमें हो कि जहाँ जहाँ जब आप अवेलेबल हो तो फिर न्यूरोलॉजी वाले भी अवेलेबल है, राइट? तो ये बात तो है ही नहीं कि दे वर नॉट अवेलेबल और क्या प्रॉब्लम हो गई है वो। तो यस यू विल, उनके साथ आप लेजर करके आप आप यू विल डिस्कस विद देम, बट ऑल ऑफ अ सडन चेंजिंग अ ड्रग इन प्रेगनेंसी इज नॉट गुड। सेकेंडली, इसी तरह आप प्रेगनेंसी में ड्रग्स को टेपर डाउन करना भी आसान नहीं है। और हो सकता है कि वो सोडियम वेलप्रोएट को चेंज करे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एपिलेप्सी की तो मेजॉरिटी ड्रग्स ही ऐसी हैं कि जो के टेरेटोजेनिक है। और कई दफा ऐसे भी हो सकता है कि सोडियम वेलप्रोएट को जब वो चेंज कर रहा हो, बिकॉज यू नेवर नो, इट्स नाउ प्रेगनेंसी एज वेल एसोसिएटेड विद द पेशेंट, जिसकी वजह से बॉडी में चेंजेस आई हुई है। तो यू नेवर नो कि अगर वो सोडियम वेलप्रोएट चेंज करे तो जो फिट्स पड़े उसके बाद, सॉरी मैं आपको ना म्यूट कर रही हूँ, उसके बाद वो फिट्स कंट्रोल भी हो या ना हो, और वो मोनोथेरेपी से मल्टी ड्रग थेरेपी की तरफ उसको जाना पड़े, विच इज इवन मोर डेंजरस फॉर द पेशेंट। सो इसलिए आप प्रेफरेबली, आई डोंट थिंक दैट ड्रग विल बी चेंज ऑल ऑफ अ सडन इन प्रेगनेंसी। हाउएवर यू विल इन्वॉल्व द न्यूरोलॉजिस्ट एज वेल, और उसके साथ फिर डिस्कस करके तो फिर होगा, ठीक है? Okay, ma'am. तो Okay. एपिलेप्सी में आपने दो तीन चीजों का ही बस ओवरऑल ख्याल रखना होता है। Mm-hmm. एपिलेप्सी इज अ वेरी शॉर्ट टॉपिक। Mm-hmm. इसकी बहुत जबरदस्त गाइडलाइन है एक्चुअली। हम लोगों का तो खैर शायद उतना भी नहीं होता, लेकिन अगर आरसीओ जी का आप कोई एग्जाम का करो तो उसके अंदर तो वो गाइडलाइन ऐसे वर्ड बाय वर्ड फॉलो होती है। तो जी जी। वो गाइडलाइन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग गाइडलाइन है। उसके अंदर हर ड्रग, हर चीज बहुत अच्छी मेंशन है। बस हमने एज अ होल अगर एपिलेप्सी को लेके चलना है तो उसके अंदर आपने दो तीन चीजों का ख्याल रखना है। वही बात है कि लास्ट फिट का पड़ा, उसके अलावा ये कि उस मोनोथेरेपी पे है या मल्टी ड्रग थेरेपी पे, और कौन सी ड्रग्स पे है नाउ, अब कितने वीक्स पे है। नॉर्मली इफ शी हैज हैड कम टू यू बिफोर प्रेगनेंसी तो ऑब्वियसली आप उसकी प्रेगनेंसी इंस्टेड आप उसको कॉन्ट्रासेप्शन का कहोगे कि टिल शी स्टेबल, उसके बाद वो कंसीव करे। उसके अलावा ये कि फिर आप वो आपको ड्रग्स का पता होना चाहिए, और एंड पे आके आपको ये विटामिन के और उन चीजों का, और उसके बाद कॉन्ट्रासेप्शन। Okay, ma'am. कुछ ड्रग्स इसमें Okay, रिलेटिवली ma'am. Ma'am, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। postnatal में we have to say about the vitamin K to the baby, and हम्म, then वैसे the तो हर बेबी को लगाते हैं, लेकिन आपने change स्पेशली कहना है। and change of the drug, that sodium valproate is good for the breastfeeding in the postnatal period.
as compared to lamotrigine. एग्जैक्टली वो उसके अंदर देखो ओवरऑल जब चेंज ऑफ ड्रग की बात, यस, एज अ होल जब आप ड्रग की बात करोगे तो उसके अंदर ऑब्वियसली न्यूरो फिजिशियन इन्वॉल्व होगा और यू विल से प्रेफरेबली आई वुड लाइक टू चेंज द ड्रग, लेकिन ऑब्वियसली इन प्रेगनेंसी और पोस्ट नेटल दोनों में फिर न्यूरोलॉजिस्ट से डिस्कस करके, बिकॉज अगर फिर फिट हो जाए तो फिर क्या फायदा उन सब चीजों का। ओके मैम, थैंक यू मैम। और मेटरनल मेडिसिन में बस 4-5 क्वेश्चन ये पूछने होंगे ना, व्हेन यू वर डायग्नोज्ड विद दिस डिजीज, व्हेन यू हैड चेकअप विद द स्पेशलिस्ट डॉक्टर, व्हेन यू हैड द लास्ट फिट, व्हाट मेडिकेशन आर यू यूजिंग, व्हेन यू हैड हॉस्पिटलाइजेशन, और आर यू टेकिंग फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम? यस, बिल्कुल ठीक है। और एक एक छोटी सी टिप मैं एग्जाम के लिए बताती हूँ, आपकी वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम आएगी। और वो ये टिप है कि जहां पर आप कंफ्यूज हो जाना किसी भी डिसीजन में, कि जैसे कि ड्रग बदलनी है या नहीं बदलनी, या फिर डिलीवरी का टाइम आ गया या नहीं आ गया, या फिर आपका ये जो है सिजेरियन करना है या नॉर्मल डिलीवरी करनी है, वहां पे एक टिप ये है कि एकदम से आपको कई दफा नहीं पता चलता। इवन आप वो क्लिनिक पे बैठ के भी एकदम से आप यू डोंट हैव एन आंसर इमीडिएटली कि आप अटेंडेंट्स को ये जवाब दे दो कि इसकी नॉर्मल डिलीवरी करेंगे या सीरियन, या आप इमीडिएटली जवाब दे दो कि क्या इसकी डिलीवरी 1 हफ्ते में करनी है या इसकी डिलीवरी 2 हफ्ते, मतलब 4 हफ्तों में करनी है। तो आप इस तरीके से जवाब दे सकते हो एग्जाम में भी, और अदरवाइज भी के आई वुड लाइक टू आउटवे रिस्क वर्सेस बेनिफिट फॉर द पेशेंट, राइट। सिमिलरली अब जैसे तविंदर ने क्वेश्चन किया अबाउट द ड्रग चेंज एंड ऑल दैट, इट्स इसमें मैंने कोई डेफिनेटिव जवाब उसको नहीं दिया, राइट। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा प्रेफरेबली, लेकिन अगर हम चेंज करेंगे तो डेंजरस हो जाएगा, नहीं करेंगे बट आई वुड लाइक टू इन्वॉल्व अ न्यूरोलॉजिस्ट ऑल्सो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसमें आप यही कहोगे आई वुड लाइक टू आउटवे रिस्क वर्सेस बेनिफिट फॉर द पेशेंट एंड द बेबी, राइट। रिस्क वर्सेस बेनिफिट क्या है कि रिस्क भी है, रिस्क ये कि ड्रग टेरेटोजेनिक है, बेनिफिट ये हो जाएगा कि वो बेहतर ड्रग निकल जाएगी। लेकिन एक और रिस्क ये भी है कि अगर मैंने ड्रग चेंज कर दी तो मदर को फिट्स, और व्हाट इफ शी एंड्स अप इन स्टेटस एपिलेप्टिकस एटसेट्रा, और फिट होना इज अ राइट, इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। वो उस पेशेंट एपिलेप्टिक पेशेंट को अनहेल्दी लेबल कर देते हैं। अगर लेस देन 6 मंथ्स में ही फिट हो गए तो वो पेशेंट ही एक अनहेल्दी लेबल हो जाएगा, राइट। तो I would like to outweigh risk versus benefit and will explain pros and cons to the patient. Would like to involve multidisciplinary team and then take the decision, right? इसी तरह अगर कोई डिलीवरी और सिजेरियन एंड पेशेंट इज प्री टर्म लाइक 34 वीक्स एसटी रेशो या जो भी, तो आप उस वक्त भी ये कहोगे कि आई वुड लाइक टू आउटवे रिस्क वर्सेस बेनिफिट फॉर द बेबी एंड मदर। और वो क्या हो जाएंगे कि अगर मैं प्री टर्म करूंगी तो यही है, बट एट द सेम टाइम अगर मैं नहीं करूंगी तो इन यूट्रो बेबी रहेगा, तो ये रिस्क है। Considering this, my number one option will be for the patient will be this. Number one option वो होगी जो आपके ख्याल से बेहतर है, बट नंबर 2 ये होगा। और ये करके क्योंकि मैंने पेशेंट को रिस्क और बेनिफिट दोनों बता दिए, तो फिर मैं विश ऑफ द पेशेंट को साथ देखूंगी और मैंने अपनी भी प्रेफरेंस उसको बता दी है, राइट। सो दिस इज हाउ यू आंसर इन एग्जाम एंड दिस इज हाउ यू टेक डिसीजन इन योर क्लिनिक ऑल्सो। ये कितनी इंपॉर्टेंट टिप है कि इस जवाब के बाद एग्जामिनर जो है ना आपसे एक तो आपको पास कर चुका होगा, नंबर 1, नंबर 2 ये कि आपको इधर उधर नहीं घुमाएंगे, एक अच्छा वाइवा एंड होगा, पेशेंट आपका इज्जत के साथ डिलीवर होके घर जाएगा और आप कॉन्ट्रासेप्शन में तो आप एक बड़ा अच्छा वाइवा देके वहां से उठोगे। इंस्टेड कि आप इस तरह की बातें करो कि यहाँ वो तो प्री टर्म भी है बट एसटी रेशो भी तो ज्यादा है, इस वजह से मैं उसको कहूंगी कि बेबी को कर देते हैं डिलीवर। मतलब दिस इज नॉट द वे टू आंसर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इसको प्रोफेशनली आपने इसी तरह जवाब देना है कि यू नो दैट इसके अंदर रिस्क भी हैं बेनिफिट्स भी हैं, और फिर आप करोगे, ठीक है। अच्छा मैम, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम जी अजमा। जी मैम, ये जो डॉक्टर ताबिंदा ने क्वेश्चन पूछा है ना, मैं इसी से ये पूछना चाह रही थी, इसी क्वेश्चन को जरा आगे करती कि क्योंकि ये जो सिनेरियो है ना, ये पास्ट रिकॉल था शायद, इसमें रोल प्ले थी, उसमें ये कहा गया था कि प्रीवियस उसका बेबी जो है ना, प्रीवियस बेबी में भी इसने सोडियम वेलप्रेट ली थी और इसको जब चेंज किया था तो उसको फिट पड़ गया था, और वो जो बेबी इसका हुआ था उसको क्लेफ्ट लिप था, क्लेफ्ट लिप या पैलेट की हिस्ट्री थी। तो अब वो पेशेंट परेशान है कि मैं कंसीव करके आ भी गई हूँ तो मेरी सोडियम वेलप्रेट है, अब मुझे क्या करना है। और न्यूरो फिजिशियन, मतलब उसमें ये सिनेरियो दे दिया, एग्जामिनर इस तरह पूछ रही थी कि अगर न्यूरो फिजिशियन अवेलेबल नहीं तो तुम क्या करोगी, तुमने यू चेंज विल नॉट करनी है चेंज या द नहीं। ड्रग,
हम नहीं चेंज करेंगे ऑब्वियसली ना, रिस्क वर्सेस बेनिफिट सब कुछ बताएंगे, लेकिन मदर की हेल्थ हमेशा ही ज्यादा प्रेसिडेंस है, इम्पोर्टेंट है बस। और आप इस तरह नहीं करोगे ड्रग। और चलो न्यूरोलॉजिस्ट के बगैर हम खुद तो ड्रग बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। बिल्कुल ही चेंज। यस मैम, मेरा भी यही ओपिनियन था, थैंक मैम यू। मैम एक वेलकम। बात और पूछनी थी मैम, मैम ऑन इन सवाल करूं? एवरी एंटीनेटल मैम पेशेंट वी हैव टू गो फॉर द OGTT अकॉर्डिंग टू नहीं, FDA। मेरा ये नहीं ख्याल। अच्छा देखो मेरी बात सुनो, उसके अंदर भी जस्टिफिकेशंस हैं। अगर आप गाइडलाइंस के हिसाब से देखो तो बनता तो है, राइट। उसकी वजह ये है कि अगर आप रिस्क फैक्टर की तरफ जाओ तो यस, एथनिसिटी ही एक रिस्क फैक्टर आ गया, एशियन। एशियन एथनिसिटी हमारे इसमें, जिसके अंदर हमें OGTT फिर हर एक में बन जाता है, और फिर एक से ज्यादा ही रिस्क फैक्टर भी मिल जाते हैं आपको। तो यस यू कैन जस्टिफाई, अगर आप हर एक में एक 24 से 28 वीक्स के बीच में OGTT एडवाइस कर दो तो वो जस्टिफाइबल है। बट अगेन एट द सेम टाइम आप अगर किसी पेशेंट्स में बिल्कुल ही हिस्ट्री नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, शी इज अ लो रिस्क, एग्जाम में तो वैसे जस्टिफाई करके OGTT कह देना ज्यादा सेफ है। बट देन यू एनकाउंटर फ्यू पेशेंट्स हु आर थिन लीन एंड who don't have any history at all, तो उसके अंदर और फिर then they have a problem in taking 100 ग्राम और 75 ग्राम ग्लूकोज as well। तो उसके अंदर फिर आप बाद में थर्ड ट्राइमेस्टर में जाके 3 दिन की 1 hour आफ्टर मील की रीडिंग्स का भी कर लेते हो, लेकिन बेटर और ज्यादा जस्टिफाइबल तो फिर OGTT आप कर सकते हो। उसमें आप सबसे बड़ी जस्टिफिकेशन ही ये है कि जी उसका वो है, उसके अंदर आपका एशियन रिस्क एशियन। फैक्टर आ गया जी। ठीक है। डॉक्टर रूबा, मुझे ये बता दें कि अब जो गाइडलाइन में है वो ये है ना कि एज अर्ली पेशेंट आती है आपने अर्ली OGTT करवा लेना है, तो जैसे ही बुकिंग पे आती है हम हम्म। उसी वक्त OGTT करा लें या 24 to 28 वीक्स का वेट करें? एज ये अर्ली कौन कहा सी गया ना, अगर गाइडलाइन में? मैम जो रीसेंट गाइडलाइन है उसमें अब ये है ना कि मतलब जितना अर्ली जिसको RCS पहले, जी जी, जिसको प्रीवियस प्रेगनेंसी की, जिसको प्रीवियस और GDM की हिस्ट्री है प्रीवियस में उसका आपने, हाँ, तो एज तो हर अर्ली एक वो में तो आती है तो नहीं कर ना दें। उस्मा। उस्मा, हाँ ठीक ठीक, यही मैं सही कहने सही, लगी थी कि गाइडलाइन के अंदर हर एक में नहीं है। सही रिस्क सही, फैक्टर्स में तो जाहिर है कराओगे, दे आर डिफरेंट पेशेंट्स। ये जी बात जी, बहुत बड़ी बात की है। देखो सही व्हेन यू आर मैम, गिविंग अ रेफरेंस तो बी केयरफुल, राइट। आप ऐसे सही, नहीं कह सकते हो। तो जी जी, बात रिस्क ये है फैक्टर्स में कि करवाने हैं। इट कैन नॉट बी इन एवरी पेशेंट। हर पेशेंट आपके क्लिनिक पे आ रहा है, आप उसको जी OGTT थोड़ी लिख के दे दोगे 6 वीक्स पे, 8 वीक्स पे, 10 वीक्स पे। ठीक है। देयर आर रिस्क फैक्टर्स सही, फॉर अर्ली OGTT, और ये अब नहीं है, ये हमेशा से गाइडलाइन में है। जी। ठीक ठीक मैम, थैंक यू। हाँ वेलकम। मैम, ये एक सवाल करना था। जी। एक्सक्यूज मी, ये जो OGTT है ना, ये जो नाइस की गाइडलाइंस है ना, उनमें इनमें रिस्क हम्म। फैक्टर्स ना एशियन एथनिसिटी लिखा हुआ है, और इसलिए हाँ SOGP में ये स्टार्ट से ही रिकमेंडेड है कि हम पाकिस्तान में, क्योंकि ये रिस्क फैक्टर है हाई, बहुत हाई रिस्क है बट यहाँ पे, उस जो SOGP में है। और ये अर्ली दूसरा मेरा एक OGTT ये करा क्वेश्चन, लेना है। हाँ जी, वो SOGP में है कि आप करवाएं। देखो इवन अर्ली OGTT का फायदा नहीं है। उसकी वजह ये है कि पेशेंट के देखो, एवरी गर्ल हु इज गेटिंग प्रेग्नेंट इज नॉट chronic diabetic, राइट, इन पाकिस्तान और इन एशिया। देर आर फैक्टर्स जो GDM करते हैं। एशियन एथनिसिटी इसलिए कह दिया है क्योंकि हमारे कंट्री में और एशिया ओवरऑल बहुत ज्यादा PCO का इंसिडेंस ज्यादा है। अगर दुनिया भर में 25% किताबों में लिखे हैं तो साथ एशिया में आगे करके ब्रैकेट में लिखे हैं 50%। इस वजह से बिकॉज PCO इज अ वेरी मेजर रिस्क फैक्टर फॉर GDM, सो इस वजह से। But again, considering PCO and everything and labeling patient as having chronic diabetic is wrong also. You rule out the risk factors if you think तो, क्योंकि frankly OGTT अगर आप अपने आप को patient की जगह पर रखो तो OGTT is not an easy test to do. इस वजह से अगर एक दफा ही हो तो बेहतर है। एंड आई वुड प्रेफर डूइंग HbA1c इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर if I have to do it in every patient instead of doing OGTT। अगर हर पेशेंट में करना है, लेकिन अगर उस गाइडलाइन में क्लैरिटी से लिखा है तो भी जस्टिफाइबल है कि आप कहो कि मैं लो रिस्क पेशेंट है, अदरवाइज तो मैं 24 से 28 वीक्स पे कराऊंगी, क्योंकि GDM बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स अपीयर्स आफ्टर एटलीस्ट 24-25 वीक्स। तो फायदा तो तभी है।
बट अगर आप ऐसे, बट अगेन इट्स ऑलवेज बेटर टू गो विद आरसीजी गाइडलाइन इन दिस पॉइंट ओनली। हालांकि एसओजीपी की बहुत अच्छी गाइडलाइन है फॉर द जीडीएम एंड ऑल दैट, और वो ज्यादा बेहतर इसलिए भी है क्योंकि हमारे पॉपुलेशन और हमारी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उसके मुताबिक वो बनी हुई है। बट अर्ली ओजीटीटी इन एवरी एशियन गर्ल is not an easy thing to do. ओवर इन्वेस्टिगेशंस या ओवर बहुत ज्यादा चीजें अप्लाई करना भी पेशेंट के ऊपर बड़ा तकलीफदेह हो जाता है। तो इट्स बेटर कि आप इसको इस तरीके से जस्टिफाई करके कर लो। हाउएवर अगर कोई पेशेंट है जिसमें आपको बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर्स मिल रहे हैं, उसमें आप अर्ली एचबीएवन-सीबी का कर सकते हो। मैम वन मैम मोर क्वेश्चन है कि मैम जब अब ये इन्वेस्टिगेशन में चलो मैम पहले ये डॉक्टर एस, हाँ चलो एक एक करके बोलो पर जी। सदफ नाम, हाँ मैम ये दूसरा वन मोर क्वेश्चन है कि अब ये विटामिन के का रोल भी तो अब ये न्यू गाइडलाइंस में एपिलेप्सी में नहीं है, फिर वो भी अब हम रूटीनली हाँ नहीं हाँ, देंगे पेशेंट्स में? ये बात आपकी ठीक है, बट रूटीनली वी डू दैट। और देखो विटामिन के इज समथिंग जिसका नुकसान शायद नहीं है, फायदा हो जाए। और बट विद द गाइडलाइन यू कैन जस्टिफाई। ठीक है, अगर आप नहीं भी दोगे तो, बट अगेन अगर दे भी दोगे तो देर इज उसमें कुछ गलत नहीं होगा, तो आप वो कर सकते हो। और ठीक है, दूसरा मैम कि ना वो टैबलेट्स भी नहीं आती, फिर अगर हम प्रैक्टिकली पेशेंट्स को दें तो वो हम आती इंजेक्शन है। ओरल फॉर्म में नहीं नहीं, दरमियान में बंद ओरल हो गई आती थी है, आजकल मैंने, अच्छा आती है, आती है, आजकल है? आ रही है, हाँ। अच्छा जी ठीक डॉक्टर तापिंदर। है, थैंक यू मैम। मैम ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन व्हेन वी हैव टू आस्क जैसे कि किस तरह हम मांगेंगे पेशेंट के ब्लड शुगर? किसकी? कोई भी नॉर्मल जैसे पेशेंट है तो 1 कोई आवर भी पोस्ट नॉर्मल पेशेंट है, लो रिस्क है, आपने शुगर के पीछे जाना ही नहीं है। शी इज नॉट अ केस ऑफ डायबिटीज, राइट? जस्ट आस्क ब्लड शुगर रैंडम, दैट इज इट। आगे चलो, ठीक है। रैंडम, यू नो शी इज ओके। नॉट डायबिटिक, यस। हम जब क्लिनिक में बैठे होते हैं या जब हम अपने वार्ड में राउंड कर रहे होते हैं कि तो क्या हमारे सामने जो वैल्यू आती है ब्लड शुगर रैंडम की किसी भी पेशेंट की हु इज नॉट डायबिटिक, यू नो, हु इज नॉट केयर फॉर द ब्लड शुगर लेवल्स, क्या हम उसे ये कहते हैं कि मैं नहीं मानूंगी कि इसकी 92 ब्लड शुगर रैंडम आई है, जाओ जाके पहले 1 घंटा आफ्टर मील की करा के आओ? नो, नो कहते नो, ठीक है आगे चलो, राइट? सो या अगर आप और फिर कुछ लोग पता नहीं क्या मांगना शुरू हो जाते हैं, टाइम्ड ब्लड शुगर लेवल। फिर वो क्या मांगना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं 1 आवर आफ्टर समथिंग, 2 आवर्स में या क्यों नहीं, या 1 आवर फास्टिंग। पोस्ट ऐसी बातें नहीं करनी एग्जाम में। आप क्यों अपना पीआईएच का केस डायबिटीज की तरफ लेके जा रहे हो? फिर एग्जामिनर जी पूछते जी। हैं व्हाट डू यू मीन बाय टाइम्ड ब्लड शुगर लेवल? नहीं, पेशेंट तो आपके पास करा के आई है, उसकी 92 ब्लड शुगर रैंडम आई है, तो अब क्या आप उसे वापस भेज रही हैं एग्जाम? वो कैंडिडेट इतना परेशान हुआ होता है कि मैंने पहले ये मांग लिया, अब मैं इस चीज को जस्टिफाई करती जाऊं। वो वाई ये चीज, आपका जो केस है आप उस पे रहो और वही करो जो आप वार्डो में करते हो। ठीक है ना, हम यही करते हैं, जो जो अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको जल्दी फारिग करते हैं, राइट? जो मेन चीज है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है? तो उसी तरह Okay, ma'am. चलना है। Ma'am, during my exam, there was a case of the triplet pregnancy, and the one हम्म baby was IUD, and the examiner was हम्म। asking me that what mode of delivery you will go for, how will you manage? तो ये मैम मैं बड़ी तो फिर, हाँ, इसमें ट्रिपलेट। कंफ्यूजन की बात नहीं है। एक बात याद रखें, ट्रिपलेट प्रेगनेंसी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, आपने सिजेरियन करना है। ट्रिपलेट इटसेल्फ इज एन इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन। ट्रिपलेट को नॉर्मल की तरफ लेके जाने की जरूरत ही नहीं है। ट्विन में अगर किफैलिक है या चलो जो भी आपका बाकी क्राइटेरिया वो पूरा हो रहा है तो आप उसकी नॉर्मल कर सकते हो। बट जो ट्रिपलेट है उसमें तो है ही सिजेरियन सेक्शन। ओके मैम, थैंक वेलकम। ठीक है, चलो गुड। डॉक्टर और जी। डॉक्टर एक क्वेश्चन है। डॉक्टर क्वेश्चन ये है कि ना देखिए ट्विन प्रेगनेंसी है और एक है ना आईयूडी हो गया है 28 वीक्स पे, हम्म ठीक है। तो अब सेकंड ट्विन को हम किस तरह से फॉलो करते हुए जाएंगे और है ना कितने टाइम पीरियड पे हम उसका कोगुलेशन प्रोफाइल करवाएंगे और एमआरआई हम्म ब्रेन इज मैंडेटरी नॉट, और उसको डिलीवर हम्म। हम कितने वक्त तक करवाएंगे? देखो, जब ट्वेन की बात आए ना, चाहे वो एक आईयूडी हो या ना हो, सबसे पहले तो आपने बात करनी है कुरियोनिसिटी की। कुरियोनिसिटी मोनोकुरियोनिक है तो फिर जाहिर है उसके बाद बात करनी है एमनियोनिसिटी की, राइट? सो ये इस फिर उसके बाद बात करनी है कि अगर एक आईयूडी है तो यस, आपने कोएगुलेशन प्रोफाइल साथ में लेके चलना है। ट्वाइस अ वीक तो जरूर कराना है, एवरी 3 डेज। ठीक है, कोएगुलेशन प्रोफाइल उसका होगा पीटी, एपीटीटी, आईएनआर, एफटीपीज और फिब्रिनोजन का, मदर का। ठीक है,
ब्रेन स्पेयरिंग इफेक्ट, स्पेशली इफ इट्स अ मोनोकोरियोनिक ट्विन, तो 2 वीकली आपने उसका बेबी का वो कराना है, Doppler ultrasound for the brain vessels, right? सेरेब्रल वेसल्स का आपने डॉपलर जरूर कराना है टू सी द फ्लो। अगर उसके अंदर बहुत तेज फ्लो आ रहा है, इसका मतलब है वो ठीक नहीं है। मतलब उसका मतलब है कि बेबी आईयूजीआर, और उसकी तरह वो भी एक अनीमिया की निशानी होती है, एंड देन द एसटी रेशियो ऑफ द सेरेब्रल वेसल्स और दैट आल्सो शोज। और अगर वहां पे कहीं गड़बड़ आपको लग रही है, तो आप उस वक्त डिसाइड करते हो कि आपने उसके एमआरआई का कोई फैसला करना है या नहीं करना। तो अगर तो वो मोनोकोरियोनिक है ट्विन, तो फिर तो ज्यादा जरूरी हो गया सेरेब्रल वेसल्स का, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का डॉपलर कराना। और उसके बाद फैसला होता है। लेकिन वैसे भी अगर डायकोरियोनिक भी है एंड 1 IUD है, तो भी एक मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का डॉपलर, इफ नॉट 2 वीकली तो 28 वीक्स और 32 वीक्स पे जरूर कराते हो। उसके बाद आपने जो अलाइव ट्विन है, वही मैं आपको बता चुकी हूँ कि 2 वीकली आप उसका ग्रोथ स्कैन जरूर कराओगे, एटलीस्ट उसको आप बेटर टिल 34 वीक्स, लेकिन डिपेंड्स ऑन द कोएगुलेशन प्रोफाइल, फिर 32 वीक्स तक तो जरूर लेके जाओगे। 34 के बाद आप इस ट्विन विद 1 IUD का फैसला करोगे। अगर वो मोनोकोरियोनिक है तो 32 वीक्स एटलीस्ट चला जाए तो फिर। सो इस तरह से आप लेके चलोगे। थैंक यू मैम। वेलकम। जहाँ ट्विन या ट्रिपलेट या हाँ मल्टीपल प्रेगनेंसी आ जाए, सबसे पहले क्यूरियोसिटी पूछो, ठीक है ना जी। और कोई um, बात जी मैडम, वन मोर क्वेश्चन है। है? ये वल्वल डिस्चार्ज के बारे में है। हम्म, पेशेंट्स ना समटाइम्स आके ना सिर्फ उनकी कंप्लेंट होती है कि इचिंग इनसाइड द वजाइना है, ना उनकी हम्म, एक्सटर्नल है, ना कोई डिस्चार्ज की हिस्ट्री है, ना यूटीआई, कोई ऐसी भी कंप्लेंट नहीं होती। तो फिर हमें हमें उसमें कैसे प्रोसीड फिर आगे करना चाहिए? ओनली इचिंग इनसाइड द वजाइना। देखो बात ये कि इट्स वल्वल डिस्चार्ज तो ना बोलो, वजाइनल डिस्चार्ज बोलो। देखो टर्मिनोलॉजीज एंड व्हाट एवर यू आर सेइंग इज सॉरी वेरी वेरी सॉरी इंपॉर्टेंट। सॉरी। आइदर यू आर सिटिंग इन अ क्लास, अभी किसी ने जैसे गाइडलाइन की भी बात की है, और पता है हम इस लेवल पे ही केयरफुली बोलेंगे तो एग्जाम में जाके सही बोलेंगे, क्योंकि अभी जी रिलैक्स जी। सिनेरियो है। एग्जाम में जाके तो दिमाग वैसे ही घूम जाता है। और इसी तरह असल लाइफ में भी होता है। और असल लाइफ का मतलब ये हो गया कि जब आपके पास 10 साइड के आपके अटेंडेंट्स आ जाते हैं आपके ऊपर चढ़ाई चढ़ाव करने, और आप जो है वो बैठे होते हो, मतलब उस वक्त भी दिमाग घूम जाता है। तो आई आई मस्ट एग्जाम इज अ ड्रिल और एन एक्सरसाइज फॉर द रियल लाइफ एक्चुअली। तो जो वजाइनल डिस्चार्ज है, उसके अंदर देखो 2-4 बातें हैं। जो भी कंप्लेंट है, उस आपको इंडिकेशन मिल गई है देयर इज सम इन्फेक्शन इन द वजाइना, राइट? So there are few points that you need to ask from the patient. उसकी वजह ये है कि उन सवालों से आपके एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपकी कितनी स्ट्रॉन्ग नॉलेज है रिगार्डिंग वेजाइनल इन्फेक्शन, ठीक है? और वो सवाल ये वही है कि जस्ट टू रूल आउट इफ समथिंग, यू नो, टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ पैथोलॉजी एंड अ फिजियोलॉजी, राइट? वो क्या है कि इज देयर एनी डिस्चार्ज, what is the color of the discharge, is there any itching associated with it, how much, what is the amount of the discharge which is coming out, और associated pain and वो सब सारा कुछ। और अगर उसे itching का है, तो yes there is infection, she will be having discharge, she may say she does not have a discharge, but as she is an infection, फिर उससे अगला स्टेप होगा स्पेकुलम एग्जामिनेशन। स्पेकुलम एग्जामिनेशन में आप उसका सर्विक्स को तो देखोगे, बट देन यू विल सी द कलर एंड द अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज और एनी अदर अल्सर्स और एनी अदर lesion on the vaginal mucosa present. So this is how you take a patient of vaginal discharge. Always remember to ask these questions. जैसे मैंने कहा, देखो कुछ चीजें हैं, अब जो एग्जाम स्पेशली, वैसे पहले भी ये था लेकिन अब स्पेशली, क्योंकि अब है 10 मिनट का सिनेरियो, उसके अंदर अगला सवाल आप क्या पूछते हो इंडिकेट्स और गिव एंड आइडिया टू द एग्जामिनर कि ये कैंडिडेट कहाँ खड़ा है। जैसे कि उसने कहा ट्विन है या ट्रिपलेट है, तो मैंने कहा सबसे पहले एमनियोनिसिटी और क्यूरियोसिटी पूछो। एक सेकंड।
जी सॉरी। अच्छा, सो आई वाज टेलिंग यू, हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, कि पहला सवाल आपने बड़ा टू द पॉइंट और बड़ा सही पूछना है। सो क्यूरियोसिटी। इसी तरह अभी क्या क्वेश्चन किया था सदफ ने मेरे से? मैम वजाइनल डिस्चार्ज ओनली हाँ, इचिंग इसी इनसाइड द तरह when वजाइना। someone if a patient talks about any vaginal infection, it is very important that you ask all the list of questions जो मैंने अभी आपको बताए, जिसके अंदर उसका माउंट, कलर, इचिंग और स्मेल, ये सारा शामिल है, और कोई एसोसिएटेड लीजन, और इसी तरह एग्जामिनेशन में। जब तक आप ये सारे फीचर्स पूरे नहीं करोगे, उसके बगैर आपका वो वाई ही नहीं पूरा होगा, और फिर टाइम वेस्ट होगा, ठीक है ना? तो आपने इसी तरह लेके चलना वजाइनल इन्फेक्शन के टॉपिक को, ठीक है सदा? मैम अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी ठीक है, थैंक यू मैडम। जी मैम अस्सलाम वालेकुम। हेलो मैम अस्सलाम वालेकुम। लिस्ट बनी हो तो बहुत आसान होगा, और उस टॉपिक्स के हिसाब से आपका जो है ना वॉलंटियर डिसाइडेड होगा, तो इट विल बी बेटर। सो विल डू इट लाइक दिस। उसके अंदर मुझे ये बता दो, मेरा ख्याल है मुझे ऐसे फीलिंग हुई है क्लासेस लेके कि क्लिनिकल सिनेरियो डिस्कशन जो है ना, आई थिंक थ्योरी में आप लोग स्ट्रांग हो, तो आई थिंक जैसे किसी ने ट्विन पे कहा है, सो वी कैन डू क्लास ऑन ट्विन। डॉक्टर रौनक ने, शी कैन ऑल्सो, यू कैन वॉलंटियर, इट कैन बी ट्विन और इट कैन बी ट्विन विद एन आईयूडी। देख लो, अगर इस तरह की क्लास है तो नेक्स्ट वीक में हम वो कर लेंगे। तो इस तरीके से वी कैन डिसाइड अ टॉपिक, ठीक है? आप रौनक मुझे बता दो इफ यू वांट टू वॉलंटियर आल्सो फॉर द नेक्स्ट वीक। आप बिंदा नहीं कहे, मैंने करना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। इंशाल्लाह मैम नेक्स्ट वीक करूंगी मैम। ठीक है, रौनक कर ले ट्विन पे, और तबिंदा आप अपना अगला केस उससे अगले हफ्ते का पहले ही बता दो, ताकि आपकी बुकिंग हो जाए। आई थिंक वी शुड डू इट इन द क्लास, सो दैट अगले 2 मैम हफ्तों एक का तो एटलीस्ट हमारा मैम शेड्यूल हो। मैम एक हम्म। क्वेश्चन है। मैम एक जी क्वेश्चन है। मैम अगर पेशेंट को विद हिस्ट्री ऑफ अर्ज इनकॉन्टिनेंस के साथ आता है तो फिर हम उसको एक्सप्लेनेशन में उसको बोन स्ट्रेस ट्रेस करेंगे और स्पेक्ट्रम का भी और बायोमिन एक्सप्रेशन पूरा करेंगे उसका। देखो, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो या उसकी अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो, स्ट्रेस में तो स्पेशली बोनी स्ट्रेस की डेमोन्स्ट्रेशन आप जरूर करोगे। परफॉर्म करना पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि ब्लैडर एम्प्टी होगा, और बोनी स्ट्रेस कैन नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन द ब्लैडर इज एम्प्टी। बट आप उसको सिर्फ फॉर द सेक ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन जरूर करोगे। उसको आप इस तरह करते हो कि आप जब उसका यूरिथ्रा को देख रहे होते हो और उसे कफ का कहते हो, तो उसी वक्त उससे पूछते हो कि आपका ब्लैडर एम्प्टी है या भरा हुआ है, और वो कहती है कि मैं भी यूरिन करके आई हूँ, तो आप उसे कहते हो खांसे हैं, और ऑफ कोर्स देयर नो यूरिन विल कम आउट बिकॉज द ब्लैडर इज एम्प्टी। और फिर आप अपनी एक्सप्लेनेशन में एग्जामिनर को बता दोगे कि मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए बोनीस टेस्ट किया था। अदरवाइज बोनीस टेस्ट इज अ गुड टेस्ट ऑल्सो। अगर उसका ब्लैडर फुल हो तो वो बिल्कुल उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को, तो यू विल परफॉर्म बोनीस टेस्ट। और इसी तरह जब आप बोनीस के लिए आप उसकी थोड़ा सा वजाइना में हाथ रख के उसके नेक ऑफ ब्लैडर को ऐसे डेमोन्स्ट्रेट करते हो कि पहले यूरिन आ जाता है, ब्लैडर फुल हो, आपने कफ कराई, बोनीस में यूरिन आ गया अगर ब्लैडर फुल है, उसके बाद आप थोड़ा सा उसके नेक ऑफ ब्लैडर को ऊपर करके फिर दोबारा कफ कराते हो। दिस इज व्हाट वी हाउ वी डू द बोनीस टेस्ट, जिसके अंदर जब आप ब्लैडर की नेक ऊपर करके दोबारा उसे कफ कराते हो और फिर यूरिन नहीं आता, तो एक तरह से ये फिर डेमोन्स्ट्रेशन हो जाती है पुलिस टेस्ट की। मैम मैम हेलो थैंक यू मैम। मैम वेलकम। मैम in my exam there was a question on carcinoma endometrium, तो examiner was telling me कि ये vaginal है, vaginal को involve है, so what is the stage? I told that it's stage 3। तो मैम ट्रीटमेंट में हमने क्या किस तरह स्टार्ट करनी है, रेडियोथेरेपी से या पहले हिस्टेक्टमी से? देखो, अब जो स्टेज 3 पे चलेगी ना बात, उसमें डायरेक्ट सर्जरी से वैसे बेहतर ही रेडियोथेरेपी है। तो जिस तरह किताबों में दिया हुआ है, यू स्टार्ट लाइक दैट, और आप ऑन्कोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व करोगे। ऑन्कोलॉजिस्ट विल एक्चुअली डिसाइड कि now or when patient should undergo hysterectomy for endometrium. However, in stage 3 it's better कि अगर पहले रेडियो वगैरह मिल जाए, उसके बाद क्लियरेंस सर्जरी हो, वो आसान भी होती है उसके बाद करना, क्योंकि उस तरह से हर जगह पे स्प्रेड नहीं हुआ होगा। सो आप उसी तरह लेके चलोगे जैसे किताबों में और जैसे आपको ऑन्कोलॉजिस्ट कहेगा स्टेज 3 में। ओके
सर्जरी तो हमारे पास स्टेज 1 तक ही बेहतर होती है, बल्कि 1A तक ही ज्यादा बेहतर होती है। व्हेन लेस देन 50% ऑफ मायोमेट्रियम इज इन्वॉल्व, चलो 1B भी ठीक है। व्हेन मोर देन 50% इन्वॉल्व, तो चलो उसके बाद रेडियो जाती है, वरना स्टेज 2 के बाद से जो है ना कंट्रोवर्सी शुरू हो जाती है मैम तो ट्रीटमेंट। फिर इस तरह कहना चाहिए कि आई विल मेक अ टीम ऑफ MDT डॉक्टर्स एंड which will have gynecologists and oncologists and then it would be decided by the oncologist MDT team, to yes. uh, The to team, uh, go for the ma'am she multidisciplinary was team will decide it. yeah ma'am she was asking what procedure will you do then ma'am मैंने उनसे कहना शुरू कर दिया I will do the hysterectomy, I will do this नहीं, तो वो स्टेज 3 में satisfied कैसे हिस्टेरेक्टमी कर सकते हैं फौरन? ma'am स्टेज I 3 said में that हिस्टेरेक्टमी। the specimen will send for the histopathology, then it would be decided by the oncologist to do what type of radiotherapy. हिस्टोपैथोलॉजी तो हमने कर ली पिपेल करके, या हमने हिस्टेरोस्कोपिक वो बायोप्सी लेके, एक चीज हमने कर ली उसकी बायोप्सी। उसके बाद आ गया सीए के बाद हमने करा लिया एमआरआई से पता चल गया स्टेज 3 है। उसके बाद आपने क्यों हिस्टेरेक्टमी करनी है? आप उसके बाद एमडीटी इन्वॉल्व करो, एमडीटी को डिसाइड करने दो, वो कहेंगे रेडियो करनी है, लेट देम डू द रेडियो। रेडियो इज गोइंग टू बी मच बेटर फॉर द पेशेंट। और अगर आपने उसकी हिस्टेरेक्टमी पे चले गए और वो इतना वाइड स्प्रेड सीए है कि वो वजाइना तक गया हुआ है, तो आप क्या मतलब उसमें क्या क्या निकालोगे? वो नहीं निकल सकता। इंस्टेड अगर उससे पहले अगर रेडियो मिल जाए, तो रेडियो के बाद पेशेंट इतना साफ सुथरा होके आता है कि उसकी हिस्टेरेक्टमी भी बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि वो जो वाइड स्प्रेड सी होता है वो सारा कुछ ठीक नजर आ रहा होता है उसके बाद अपेरेंटली। हाउएवर रेडियोथेरेपी के बाद टिश्यूज की स्ट्रेंथ और टिश्यूज की रिकवरी और वो सारी चीजें बहुत डिफिकल्ट होती हैं। बट अगर आप सर्जरी देखो तो वो इसलिए बेहतर हो जाती है क्योंकि बहुत वाइड स्प्रेड सीए नहीं होता अंदर। तो इवन रेडियो के बाद भी लेट द ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड। एट टाइम स्टेज 3 के अंदर कुछ कहीं पे कीमो के भी रिसेप्टर्स को वो लेके कीमो रेडियो ही देते रहते हैं, और सर्जरी की बारी पता नहीं आती है, बाद में बहुत देर के बाद अलाउ करते हैं। सो डायरेक्ट सर्जरी तो सी एंडोमेट्रियम, और मोस्टली सी एंडोमेट्रियम प्रेजेंट्स अर्ली बिकॉज ब्लीडिंग हो जाती है पेशेंट को, या पोस्ट मेनोपॉजल में ब्लीडिंग हुई होती है। इसलिए हम नॉर्मली अपने वार्ड्स में या अपनी प्रैक्टिस में सी एंडोमेट्रियम बहुत एडवांस्ड कम देख रहे होते हैं। शायद ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में ज्यादा जा रहे हो, बट आई थिंक एज लाइक गायनेकोलॉजिस्ट वी डोंट सी वेरी एडवांस सी Yes, ma'am. एंडोमेट्रियम बिकॉज मोस्टली पेशेंट्स ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट कर चुकी होती है। Ma'am, ठीक है, ma'am, do they ask that what type of chemo radiation will you give to the patient they can in ask. the आपको पता होना चाहिए। ऑन्कोलॉजी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल इन योर एग्जाम, और इसके अंदर आपको कीमो का भी पता होना चाहिए, रेडियो की भी टाइप्स पता होनी चाहिए, आपको उसके साइड इफेक्ट्स भी पता होने चाहिए, आपको कीमो की कुछ ड्रग्स का भी मे बी नॉट टू दैट एक्सटेंट जो एक ऑन्कोलॉजिस्ट को पता हो, मैम लेकिन कीमो जो की यही आपके होगी ना शॉर्ट्स के अंदर कार्बोप्लाटिन दिया हुआ है वो पता होना जी चाहिए। जी 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 थैंक यू मैम थैंक जी जी राहिला। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम मैडम मैं ये पूछ रही थी कि एक अगर पेशेंट आती है, बच्ची है 15 ईयर या 16 ईयर्स और प्राइमरी एमिनोरिया के साथ है और साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन है, तो अगर अल्ट्रासाउंड पे उसमें आ रहा है हेमेटोकॉर्पस या हेमेटोमीटर, तो उसमें हम FSH LH तो नहीं करवाएंगे ना? हार्मोनल प्रोफाइल भी करवाएं, मांगेंगे क्या उनका? बड़ा एक इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। मैंने वैसे प्राइमरी एमिनोरिया पे काफी क्लासेस ली हुई हैं और मेरे चैनल के ऊपर भी हैं, वो प्लीज जरूर देख लेना, क्योंकि आई थिंक इट्स कवरिंग एवरीथिंग अबाउट इट। आपने जो क्वेश्चन किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी। मेरी सारी बातें जो है ना सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं होती, याद रखना। इंशाल्लाह कल को जब आप लोग क्लिनिक करोगे, अपनी प्रैक्टिस करोगे, या इवन जब वार्ड में एज अ सीनियर मोस्ट पर्सन वहां पे बैठे होगे, तो प्लीज ये चीजें अप्लाई करना। और ये आपके पेशेंट्स के लिए भी बड़ा भला हो जाएगा, लेकिन आपकी अपनी इज्जत के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। देखो, जब पेशेंट प्राइमरी एमेनोरिया की है, हु हैज गॉट साइक्लिकल एब्डोमिनल पेन, यू हैव टेकन द हिस्ट्री and you have done the examination. In examination you have seen all the secondary sexual characters which are there because she's having cyclical pain. आपने उसका वल्वा एग्जामिन किया and you have seen the bulge in the hymen, right? There is a blue bulge in the hymen and you know it's imperforate hymen. And or you have seen that मतलब एक सामने चीज नजर आ रही है, there and then diagnosis बन गया examination पे, it's a case of imperforate hymen because you have done the examination, you know the secondary sexual characters are there, and you know the height is right, and etc etc, and now you have done the local or the
vaginal examination, vulval examination, and you're looking at the bulge. उसके बाद LH, FSH, उन चीजों में पढ़ के उस गरीब औरत, गरीब बच्ची के इतने सारे टेस्टों की कोई जरूरत नहीं है. शी इज अ केस ऑफ इम्परफेक्ट हाइमन. यू गॉट द अल्ट्रासाउंड डन, जिसके अंदर वजाइना के अंदर सारा फ्लूइड आया हुआ है, एंड उसकी बेसलाइन कराओ और ले जाओ उसको थिएटर में, एंड जस्ट उसकी इम्परफेक्ट हाइमन को ट्रीट कर दो. और बहुत ही देखो और इस पेशेंट के अंदर LH, FSH और पता नहीं प्रोलैक्टिन और ईस्ट्रोजन लेवल्स और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स और पता नहीं क्या क्या लेवल्स कराना एग्जैक्टली है. Even I will not say कि MRI, because you are seeing the blue bulge. Blue bulge cannot be there if it was a septum, right? तो आप जब आप आराम से थिएटर में लेके जाओ, बेसलाइन कराओ, अल्ट्रासाउंड कराओ, टेक हर टू थिएटर. शी इज अ केस ऑफ इम्परफेक्ट हाइमन. अगर वो वजाइनल सेप्टम का है एंड यू आर नॉट एबल टू डायग्नोज इट ऑन एग्जामिनेशन, बिकॉज एट टाइम्स हायर वजाइनल सेप्टम होता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट. उसके अंदर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं, तो ईस्ट्रोजन लेवल्स ना कराओ, जस्ट डू LH, FSH एंड देन गेट द MRI डन टू मेक अ डायग्नोसिस एंड देन ट्रीट हर अकॉर्डिंगली. ठीक है ना? मैडम एक रिसेंटली केस आया था हमारे पास, 16 इयर्स ओल्ड गर्ल थी, बल्कि 17 इयर्स ओल्ड, प्राइमरी एमिनोरिया के साथ. मैडम उसकी जो ना वो लोअर एब्डोमिनल पेन और वोमिटिंग ऑन एंड ऑफ की हिस्ट्री थी, लेकिन अल्ट्रासाउंड पे ना नो ओवरीज नो यूट्रस. और मैडम MRI भी करवाया था, तो उसमें भी उन्होंने वही दिया था, और लेकिन उसकी ना एक्टोपिक किडनी दी थी, तो MRKH की तरफ जा रही थी, लेकिन सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक वेल डेवलप थे. और जबकि उसका कैरोटाइपिंग करवाया था, तो कैरोटाइपिंग में 46XX आया है. तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा. एब्सेंट नहीं हो सकती, जी डॉक्टर. उसकी ओवरीज एब्सेंट नहीं हो सकती. मैडम दो MRKH दफा भी है तो मैडम 2 दफा मुख्तलिफ जगह से अल्ट्रासाउंड करवाया, MRI उसमें. देखो, अल्ट्रासाउंड पे मिस हो रहा होगा, मे मैडम बी मैडम पेल्विक MRI पे भी किडनी. नहीं आया. मैडम MRI पे भी नहीं आया. जब ओवरीज नहीं है तो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं? एंड शी इज क्योंकि XX में ओवरीज तो होंगी ना, मैडम यही तो कंफ्यूजन है. एब्सेंट नहीं हो सकती. देखो, ईस्ट्रोजन से आ रहे, ईस्ट्रोजन से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स बन रहे हैं, राइट? एक्सेप्ट कि चलो वो एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी की पेशेंट है, कि XY है और उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स कम है, तो वो उस वजह से पेरिफेरल रिसेप्टर से ब्रेस्ट बन गया और एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट इफ शी इज XX एंड शी इज गॉट सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स प्रेजेंट, शी डेफिनेटली हैज ईस्ट्रोजन. ईस्ट्रोजन कहाँ से आ रहा है? वो ओवरी से आ रहा है. जी मैडम वो हम. कैन नॉट बी एब्सेंट. आप उसके ईस्ट्रोजन लेवल जरूर कराओगे, और उसके बाद आप उसका जो है आइदर देन डू द लेप्रोस्कोपी. यू हर ओवरीज हैव टू बी देयर, कि कहीं और से सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स बन नहीं सकते, स्पेशली इफ शी इज XX, और उसके ओवरीज के प्रेजेंट है ही तो बनेगी ना. ये हॉर्मोन्स तो भी ओवरीज से ही आएंगे. जी मैडम. मैडम ये अगर पेशेंट जैसे साइक्लिकल पेन वाली है, पहले वाले सिनेरियो में, कि उसको साइक्लिकल पेन है और उसका मतलब हेमेटोकॉर्पस है, तो मैडम हिस्ट्री में सारे पॉइंट रूल आउट करेंगे? अगर वो लोअर एब्डोमिनल देंगे, PCOB और हाइपर जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिले, वो सब पूछेंगे हम, या हाँ, जस्ट अगर पूछेंगे. उससे कंफर्म हो गया नहीं तो नहीं फिर हम. नहीं, हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपका पूरा होगा. इन्वेस्टिगेशंस आपके हिस्ट्री एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंगली फोकस्ड होंगी, लेकिन हिस्ट्री एग्जामिनेशन में आपने प्राइमरी एमेनोरिया की हर चीज, पेन की हर चीज रूल आउट करनी है. मैडम. थैंक. क्योंकि हाइमन आप एंड पे देखोगे ना, उससे पहले आपने सारा एग्जामिन, आपने उसके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स भी देखने. यू विल टेक हर एज अ केस ऑफ प्राइमरी एमेनोरिया एंड पेन. वो फिर आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन हैज टू बी वेरी elaborated and complete. However, investigations will then depend on the history and examination findings. जी, किसी और ने भी कोई क्वेश्चन पूछना था? जी जी मैडम, मुझे भी ऐसा ही मतलब एक पेशेंट डिस्कस करना है. मैडम वो भी 16 इयर्स की थी, ऐसे ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक थे, उसका अल्ट्रासाउंड में ओवरीज नहीं आ रही थी, फिर MRI करवाया था, उसमें आई थी. मगर उसकी जो एक किडनी थी ना मैडम, वो मतलब एब्डोमेन में थी, लोअर एब्डोमेन में. तो उसकी मदर मतलब कह रही थी कि बचपन में इसको ना बहुत पेन पड़ता था. तो हमने जब इन्वेस्टिगेट करा था, तो उन्होंने कहा था कि इसकी किडनी एब्डोमेन में है ना, तो वो कोलिक की वजह से, मतलब जैसे बावल की वजह से जो है देखो, ना वो उसको बिल्कुल पेन हो रहा है. इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उसमें 40% ऑब्वियसली किडनी एब्नॉर्मेलिटी और बोन एब्नॉर्मेलिटी एसोसिएटेड होती है 40% पेशेंट्स में. हाउएवर, आई डोंट थिंक के टॉपिक किडनी या
abnormality इनके पेशेंट्स में इस तरह की किडनी के इतनी पेन करेंगे वो साइक्लिकल पेन हो. साइक्लिकल पेन कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द किडनी पेन. बट अगर आपको और कोई कॉज नहीं मिल रही, जैसे यूट्रस ही एब्सेंट है, मर्क एज का पेशेंट है, और देयर इज नो हेमाटोकॉल्पस और एनीथिंग एल्स, तो और कोई और आपको अपनी गायनी की कॉज नहीं मिल रही पेन की, बट किडनी की कोई एब्नॉर्मेलिटी है, हो सकता है कहीं पे यूरेटर में किंक आ रहा हो, कोई हाइड्रो यूरेटर बन रहा हो, वो से पेन करता हो, फिर आप उसको और कॉजेज रूल आउट कर लो. बट जब आपके पास गायनी में वो पेशेंट आया है and तो वो केस आपका ही है. मतलब आई डोंट थिंक दैट abnormally located kidney can cause this much problem कि आप उसको यही डिक्लेयर कर दो. तो खैर अगर है तो हल तो निकालना है, फिर न्यू ये जो होते हैं यूरोलॉजिस्ट आपका मसला हल करेंगे. मतलब हर मतलब मंथ में ना उसकी मदर कंप्लेन करती है कि उसको इतना सिवियर पेन पड़ता है और उसके लिए मुझे इंजेक्टेबल देनी पड़ती है, और मतलब गायनी वाले भी उसको ट्रीट नहीं करे. देखो, if there is no cyclical pain has to be with the hematocolpus, hematometra, etc. If it is if uterus ही अगर उसकी नॉन फंक्शनल है, तो फिर आप ठीक है, फिर आप उसको कुछ और किसी और तरीके से फिर लेके चलोगे, मैडम फिर उसको और कॉजेज यूट्रस था. ढूंढोगे. मैडम उसका हम्म, एमआरआई में यूट्रस था. यूट्रस ये है कि अपर साइड जो है ना वो कम डेवलप्ड हुई है एमआरआई में जो फाइंडिंग्स थी, और नीचे वाली साइड में मतलब विजाइनल एरिया पे ना विजाइना भी इज नॉट वेल डेवलप्ड, और बीच में एक छोटी सी सिस्ट दी थी उन्होंने. तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा था, हार्मोन उसके बिल्कुल ठीक थे, और उसकी कैरोटाइपी अभी तक मिली नहीं, मतलब वो सेंड हुई हुई है. अच्छा, देखो बात सुनो, अगर बेशक यूट्रस ऑब्वियसली एब्सेंट तो नहीं लेकिन नॉन फंक्शनल है ना, फंक्शनल होता तो अभी तक उसका हेमाटोमेट्रा बन चुका होता, तो फिर तो ट्रीटमेंट आसान थी, फिर तो जाहिर सर्जिकल ट्रीटमेंट उसकी होनी थी. लेकिन अगर अगर उसका यूट्रस प्रेजेंट भी है लेकिन नॉन फंक्शनल है, एंड इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी हेमेटोमेट्रा और हेमेटोकॉल्पस एक्सेट्रा, एंड देयर इज नो वेरिएंट सिस्ट आल्सो, तो फिर और कॉजेज आप रूल आउट करोगे पेन की. ओके ओके मैडम, थैंक यू. Ma'am, what would be the option of जी, hello? एक एक करके जीता बिंदा कर ले, फिर मारिया आप. जीता Ma'am, बिंदा. MRKH में what would be the fertility option? Should we देखो, advise for the MIKH बड़ा क्लियर सिनेरियो है. उसके अंदर जी, the patient has non-functioning uterus or an infantile uterus, और उसका आगे से या इधर vagina is present और absent, और इस तरह के दो तीन चीजें मिलके वो MRKH बन जाता है. इसके अंदर patient can never conceive. एक चीज, उसके ईस्ट्रोजन लेवल्स, उसके LH-FSH भी नॉर्मल होगा, सब कुछ ठीक होगा, बट यूट्रस इज नॉन फंक्शनल, और वजाइना उसके अंदर ठीक होती है. इट्स नॉट लाइक उसको इसके अंदर आपको वजाइनोप्लास्टी करनी पड़े या कुछ ऐसा मोस्टली. तो MRKH के अंदर आप उसको क्लियर कर देते हो कि अगर तो नंबर वन ये कि शी इज अ नॉर्मल गर्ल, शी हैज गॉट नॉर्मल वजाइना एंड द सेक्सुअल फंक्शन एटसेट्रा विल बी नॉर्मल. So if she's got to, if she's got to get married, so obviously the person whom she's getting married to should know that she can never conceive. Number one. However, for the pregnancy and everything, surrogacy is an option. जिसमें ये अपना बिकॉज ओव्यूलेशन हो रही है, ओवरीज बिल्कुल ठीक है, हार्मोन्स बिल्कुल ठीक है, ऑल द अदर थिंग्स फ्रॉम हेड टू टो बिल्कुल ठीक है, तो डोनर करके surrogacy हो सकती है. या फिर इफ अगर वो नहीं एक्सेप्टेबल तो फिर adoption. शी herself cannot conceive. But her sexual function, her all other things will be normal. मैम एग्जामिनर बहुत गुस्सा होते हैं सरोगेसी बोलने पर, क्यों? उससे की बात नहीं है. देखो, आपने हर ऑप्शन बोलनी है, हम कौन सा कर रहे हैं. जी आपने बता देना है कि आई विल एक्सप्लेन टू हर कि ये ऑप्शंस है, बाकी उसका अपना दीन ईमान है. देखो, यू नेवर नो कि आपके पास क्या, हर पेशेंट ही उस रिलीजन के साथ आए जिसमें सेरेगेसी मना है. एनी रिलीजन इट कैन बी. सो एज अ मेडिकल पर्सन यू हैव टू टेल ऑल द ऑप्शंस, और फिर देन दे कैन गो टू देयर रिलीजियस स्कॉलर एंड कैन आस्क द डिटेल्स और कैन चेक द लीगल लीगैलिटी ऑफ द कंट्री दे बिलोंग टू. तो हो सकता है आप बैठे हुए आपके पास कोई इंडियन पेशेंट आ जाए, वहां पर तो इट्स अलाउड एंड इट्स वेरी कॉमन ऑल्सो. तो एटसेट्रा एटसेट्रा. देर आर फ्यू मुस्लिम कंट्रीज ऑल्सो जहाँ पर हो रहा है, बट इन आवर कंट्री इट्स इलीगल. हमारा कंट्री में इस्लामिक लॉ है, तो प्रॉब्ली मैम, इट्स इलीगल. इट एजोस्पर्मिया में मैम मैंने बोल दिया था ना स्पर्म डोनेशन, तो वो बहुत कहाँ बोल नाराज दिया हो था? रहे हैं एजोस्पर्मिया में. तो वो कोई स्पर्म नहीं आ रहा था, तो नहीं, आप कोई स्पर्म. देखो, बात करने का ना तरीका है.
जैसे मैंने आपसे कहा कि आप पहला सवाल क्या पूछोगे सिनेरियो में वो बहुत मैटर करेगा। आप बात कैसे करोगे वो बहुत मैटर करेगा। सेरेकिसी की या डोनर स्पर्म या डोनर एग की बात जब आप करोगे वो आप कहोगे कि आई विल एक्सप्लेन टू हर ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस मेडिकल ऑल द पॉसिबल मेडिकल ऑप्शंस दैट आर देयर इन द वर्ल्ड फॉर हर, जिसके अंदर शी कैन गो फॉर। अगर आप हमारे सेटअप में बोलना चाहते हैं आप नंबर 1 पे अडॉप्शन भी बोल दो, आप पहले अडॉप्शन बोल दो, उसके बाद आप कहो हाउएवर कि दूसरी जो ऑप्शंस है वो सरेगेसी है, एजोस्पर्मिया में डोनर स्पर्म है। बाकी वो जाके खुद अपनी इंफॉर्मेशन ले, कहाँ होना है कहाँ अलाउड है क्या नहीं है वो पेशेंट अपने स्कॉलर से जाके पूछे। आपने तो एज अ मेडिकल पर्सन उसको ऑप्शन दे दी। इफ यू आर सिटिंग इन आवर सेटअप लाइक इन पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान में नहीं है चीज अलाउड या लीगली नहीं है, देन फर्स्ट ऑप्शन अडॉप्शन दे दो, सेकेंड ऑप्शन में बोल दो। ठीक है। जी मैम जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जी मारिया। मैम मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। हमारे पास ओपीडी में पेशेंट आई थी 18 ईयर्स की। एक्चुअली वो गई थी, इसको मदर लेके गई थी, प्राइमरी एमेनोरिया की हिस्ट्री थी और किसी सराउंडिंग विलेज से आई हुई थी। वो जीपी के पास प्रेजेंट की थी कि इसको पीरियड्स नहीं आ रहे। 18 ईयर्स की बच्ची थी, अपनी मदर उसको लेके आई थी। तो उन्होंने स्कैन के लिए भेजा। वो बेसिकली स्कैन रिपोर्ट के साथ आई थी। तो स्कैन रिपोर्ट पे एब्सेंट यूट्रस विद प्रोस्टेट दिया गया था। शी इज XY एक्चुअली, और उसकी कहीं एब्डोमेन के अंदर टेस्टीज भी होंगी और she needs to get an MRI done immediately and she should get her testes removed and then you can discuss with her the preference of gender she would like to continue, और उसके अकॉर्डिंगली आप उसकी सर्जरी प्लान करोगे कि रिमूवल ऑफ टेस्टीज एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया का क्या है स्टेटस और उसके सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स कैसे हैं। ठीक है ना। ठीक है मारिया, आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ है। सो उसके अंदर इफ शी हैज गॉट टेस्टीज एज वेल, तो उसके अंदर आप उसके सारे हार्मोन्स लेवल कराओगे, LH FSH भी कराओगे, उसके बाद आप उसका साथ में एस्ट्रोजन लेवल भी कराओगे, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी कराओगे, और आप उसकी कैरियोटाइपिंग भी कराओगे, और कैरियोटाइपिंग के बाद आप उसका डिसाइड करोगे कि आप उसका जो है शी कैन बी ट्रू hermaphrodite ऑल्सो, जिसके अंदर बोथ sperm and ovaries are present, both testes and ovaries are present। तो उसके अंदर प्रेफरेबली जो रिटेन्ड टेस्टिस इन द एब्डोमेन है उसमें तो मोर देन 30% चांस CA का होता है, तो आप वो रिमूवल करोगे और साथ में विल डिस्कस विद हर द कंटिन्यूएशन ऑफ जेंडर। ऑब्वियसली उसमें फिर आप फीमेल इज हेल्दियर, continuation of gender as a female in this case is healthier, and secondly उसकी सर्जरी एंड ऑल भी उसमें बेहतर हो जाता है। तो फिर आप अकॉर्डिंगली डिस्कस करके उसे करोगे। ठीक है। आई थिंक मारिया ने क्वेश्चन तो अच्छा किया लेकिन उसका डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है जी, और कोई? बड़े अच्छे आप लोग क्वेश्चंस करते हो। कुछ जो टॉपिक्स आप लोगों ने कहे मैंने लिख दिए हैं साथ नेक्स्ट क्लासेस के लिए। ट्विन का कहा है, सी एंडोमेट्रियम का कहा है, कोरियोकार्सिनोमा का कहा है। तो वी कैन डेफिनेटली हम अगले 3 वीक्स में इस तरीके से कर सकते हैं। ट्विन रौनक प्रेजेंट कर दे, सी एंडोमेट्रियम डॉक्टर ताबिंदा कर दे, और कोरियो का जिसने कहा है, अगर आप किसने कहा है जी जी मैडम। डॉक्टर साहब मैंने कहा डॉक्टर हाँ जी, डॉक्टर कौन? सी एंडोमेट्रियम का मैंने कहा था तो वो मैं वॉलंटियर करूंगी इसके लिए। नशीन कर ले, ताबिंदा अपना टॉपिक खुद बता दे। तो नेक्स्ट वीक्स में हम इसी तरह कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, जो थैंक यू। टॉपिक आपने मैम करना है ट्विन आप खुद होगा? क्लास में बोलो और अगली क्लास उस पे हो जाएगी। जी मैम जी हेलो मैम, जी नेक्स्ट हेलो। ट्विन मैम, नेक्स्ट भी ट्विन होगा? हाँ, नेक्स्ट वीक ट्विन होगा आपका रौनक। इफ यू हैव एनी सिनेरियो तो वो आप मुझे भेज देना, वही कर लेंगे। इफ यू डोंट हैव तो आई गिव यू मैम सिनेरियो। हेलो जी जी मैम आप कुछ कह रही थी? मैं नहीं, मैं कह रही थी कि आपने भी वॉलंटियर किया था। इफ यू जी आल्सो जी वांट टू मैम। प्रेजेंट तो अगले 2-3 यस हफ्तों मैम। में ना आप ही अपना, एनीवन हु वांट्स टू प्रेजेंट कैन गिव अ टॉपिक। सो अगले हफ्तों में तो अब रौनक ने ट्विन, सीए एंडोमेट्रियम नौशीन ने, और कोरियोकार्सिनोमा जैनब ने करना है, राइट? तो मैम आप ही मैंने अपना सेकंड नंबर पे बोला था प्रेजेंट करने को, पहले रौनक ओके, थी। तो कोई आपका इशू नहीं है, सही। पहले भले ताबिंदा कर ले उसके बाद में सी जी मैम एंडोमेट्रियम मैं कर। करना चाहती हूँ पहले फर्स्ट पे।
सेकंड पे ना, फर्स्ट पे तो रौनक ने कह दिया। चलो ताबिंदा, आप अपना टॉपिक हमें देते ना, तो इंशाल्लाह हमको पढ़ जी लेंगे। मैम, मैं आपको सेंड कर दूंगी। थैंक यू। डॉक्टर मेरा एक क्वेश्चन था। सिनेरियो कर लेंगे जी नशीन। डॉक्टर मेरा एक क्वेश्चन था, वो जो आपने आरबीएस और हीमोग्लोबिन एवनसी के बारे में बताया था ना, तो लास्ट टाइम मैं एक मॉक एग्जाम में गई थी, तो वहाँ पे एक लो रिस्क पेशेंट थी, सी ओवरी की शॉर्ट केस था। तो इन्वेस्टिगेशन में मैंने उनसे आरबीएस मांगा, तो उसने कहा कि चलो इसमें तो तुम मांग रही हो आरबीएस, लेकिन ऑप्स की पेशेंट में ना आरबीएस नहीं मांगना। तो वो लोग अकॉर्डिंग टू एसओजीपी गाइडलाइन वो फिर रिस्क फैक्टर देख के फिर ओजीडीटी या फिर हीमोग्लोबिन एवनसी के लिए जाहिर है, कहते हैं। अगर रिस्क फैक्टर्स ही नहीं है तो, और जिसमें HbA1c भी नहीं कराना और OGTT भी नहीं कराना, तो उसके अंदर तो आप ब्लड शुगर रैंडम ही कह दोगे ना। जी डॉक्टर। जी मैम जी। ठीक है, गुड। सो जी थैंक यू। आज तो खैर वैसे से आप लोग बड़े अच्छे ये क्वेरीज की क्लास मुझे पसंद बहुत है, बिकॉज यू कम अप विद वेरी गुड क्वेरीज। आपके पास बड़े अच्छे सिनेरियोस होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें हम फटाफट टच कर लेते हैं, एंड आई एम एबल टू टेल यू टिप्स रिलेटेड टू टॉपिक्स। ज्यादा वैरायटी के टॉपिक्स की मैं छोटी छोटी आपको टिप्स कुछ दे सकती होती हूँ जी। मैम हमें हर उसके पेशेंट में ओजीटी करवानी है या फिर फर्स्ट उसकी फास्टिंग मांगनी है? मतलब जैसे हमें इसमें कोई रिस्क फैक्टर है डायबिटीज का, हाइपरटेंशन का, इस तरह से हर तो फिर पेशेंट में आपने 24 से 28 वीक्स के बीच में OGTT मांगना है। उसके अलावा आपने रिस्क फैक्टर्स देखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि अर्ली OGTT कराना है या नहीं। अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो आई थिंक इट्स बेटर जस्ट टू गो फॉर ब्लड शुगर रैंडम इंस्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट सो मेनी थिंग्स, राइट? मैम हाउएवर अगर पेशेंट आता है मैम 30 वीक्स पे है और उसको रिस्क फैक्टर भी है डायबिटीज का, जैसे ऑस्कोलिसिस का पेशेंट है, तो तो फिर OGTT करा लो, 30 जी वीक्स मैम पे करा लो OGTT। जाहिर है 34 36 वीक्स पे आप OGTT की जगह फिर ब्लड शुगर ही मॉनिटर कर लोगे, बट 30 वीक्स पे OGTT करा लो जी जी। जी। और सादिया का क्वेश्चन लास्ट, आई थिंक 2 क्वेश्चंस लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह अगले 3 हफ्तों का तो हमारा शेड्यूल बन गया है। सेकेंड वीक का ताबिंदा ने हमें भी देना है, तो बाकी तो टॉपिक्स हो गए हैं, तो इंशाल्लाह वो फिर हम अकॉर्डिंगली नेक्स्ट रौनक का होगा। देखते हैं जी। सादिया। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैडम अगर पेशेंट आती है, रोल प्लेयर होती है, तो उसके पास अल्ट्रासाउंड है, उसमें डायग्नोज है कि ये इम्परफोरेट हाइमेन है और अंदर कलेक्शन भी है, तो फिर हम हिस्ट्री लिमिटेड कर देंगे ना उसकी, मतलब रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल पेन, और या हम सिर्फ सारे नहीं, पीसीओज हिस्ट्री पूरा लो, हिस्ट्री पूरी लेनी है, क्योंकि इम्परफेक्ट हाइमन जो है ना वो आपने एंड पे देखना है। एग्जामिनेशन तो जो लोकल एग्जामिनेशन है वो तो एंड पे करोगे ना, नहीं मैडम, हिस्ट्री एग्जामिनेशन पूरा। अगर अल्ट्रासाउंड हमें शुरू में दिखा देती है, मतलब एग्जामिनर कह देती है कि ये टेस्ट लेके आइए आपसे डिस्कस करने के लिए, तो उसमें अल्ट्रासाउंड पे इंफॉर्मेशन इम्परफेक्ट हाइमन कैसे डायग्नोज होगा? नहीं मैडम, मतलब जैसे डायग्नोज मिला हुआ हो हमें कि अंदर भी कलेक्शन है और ये इम्परफोरेट हाइमेन का केस है, तो हम फिर इंफॉर्मेशन गैदरिंग में सारे कॉजेज को देखेंगे या फिर लिमिटेड हो जाए? देखो, अगर तो वो डायग्नोसिस आपको शुरू में दे देंगे ना, तो फिर तो केस ही ना हुआ ना। आई डोंट थिंक इट विल हैपन इन एग्जाम लाइक दैट। क्या आपको, बिकॉज इम्परफेक्ट हाइमन का डायग्नोसिस ही तो प्राइमरी एमेनोरिया का अपने डायग्नोसिस तक ही तो लेके जाना है। वो पहले ही आपको डायग्नोसिस नहीं दे सकते कि वो केस है इम्परफेक्ट हाइमन का। हाउएवर अगर आपके पास वो केस आ जाता है, तो फिर भी मैं कहूंगी कि प्राइमरी एमेनोरिया में एटलीस्ट हिस्ट्री, पेशेंट शुड बी इवेलुएटेड एज अ होल, बिकॉज वो पहली दफा आई है, 17-18 साल की, एंड यू कैन नॉट मिस थिंग्स इन हर इफ शी इज देयर विद द प्राइमरी एमेनोरिया, इवन इफ समवन इज सेइंग she is a case of imperfect hymen. You have to examine her and complete उसके आप you have to see। अब ये नहीं है कि imperfect hymen है तो आप उसके secondary sex characters ही एग्जामिन नहीं करोगे, या आप उसकी हाइट को इग्नोर कर दोगे। आप हिस्ट्री एग्जामिनेशन आपने पूरा करना है प्राइमरी एमेनोरिया में। हाँ हाँ, जब इन्वेस्टिगेशंस आपकी जरूर थोड़ी सिलेक्टिव हो सकती है हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के मुताबिक, ठीक है ना? यस मैडम। ठीक हो गया। मैम असल में ये जो क्वेश्चन पूछ रही है वो इस तरह से पूछ रही होंगी ना कि जैसे हमारे पास कोई रोल प्लेयर आती है और एक अल्ट्रासाउंड की या कोई भी रिपोर्ट लेकर आती है और फिर हमें उसको काउंसलिंग करनी होती है, अगर इस तरह का सिनेरियो आ गया तो वो उसमें ये पूछ रही होंगी शायद कि उसमें हम लिमिटेड हिस्ट्री लेंगे ना। मैनेजमेंट है उसमें, अगर सिर्फ काउंसलिंग है वो तो और चीज है, वो तो काउंसलिंग की बारी आई है जब वो पूरा एवेलुएट होके आपके पास आई है पेशेंट, ठीक है ना? तो जी फिर काउंसलिंग की बात हो रही है ना।
आते ही ओपीडी में एंटर होते ही विद वन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट शोइंग समथिंग लाइक इम्परफोरेट हाइमन और सम हेमाटोमेट्रा डज नॉट मीन कि आप उसकी काउंसलिंग शुरू कर रहे हो और एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पे इवैल्यूएट करते हो तो काउंसलिंग करते हो ना। तो अगर सिनेरियो एग्जाम में काउंसलिंग का है उसका मतलब ये है कि वो सारी इवैल्यूएशन के बाद अब बैठी है आपके सामने फॉर काउंसलिंग एंड नाउ द स्टेशन इज फॉर काउंसलिंग। ठीक है, लेकिन अगर मैनेजमेंट का है तो प्राइमरी एमेनोरिया में हिस्ट्री एग्जामिनेशन एंड एवरी पेशेंट हैज टू बी कंप्लीट। Investigations can, be changed according to the examination or history findings. ठीक है, मैडम जैसे गुड। हम कोई भी मतलब केस स्टार्ट करते हैं जिसमें हमें ओपनिंग सेंटेंस कहते हैं कि दिस इज अ ब्रेकिंग बैड न्यूज, मतलब अगर कोई कैंसर वाला पेशेंट हो या ऐसे, तो एग्जामिनर उस पे ना बहुत ऑफेंड होते हैं कि आप ना बैड न्यूज गुड न्यूज आप क्यों कह रहे हैं। आपने बैड आपने ये वर्ड क्यों, देखो बात ये है, आप इमेजिन करो कि आप खुद वहां बैठे हो और आप असल में एक पेशेंट की काउंसलिंग कर रहे हो, राइट। अब इंसान का जो दिमाग है जिसको आप पहली एक बहुत बड़ी खबर सुनाने जा रहे हो, उसको आप बैड न्यूज की बात नहीं कर सकते हो, आपने उसको बहुत पॉजिटिव लेके करना और उसको आपने इसी तरह से लेके करना है कि आपने कहना है, मतलब you begin with a positive thing, you say and you have to be very very clear about it कि इसके अंदर आपको जो है इस तरीके से आया हुआ है कि आपने आप इधर उधर की बात ही कर सकते, कैंसर है तो आपने कैंसर का वर्ड यूज करना है, शी हैज टू बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो आप इसी तरह स्टार्ट करोगे कि आपकी बायोप्सी की रिपोर्ट मुझे मिल गई है, ये सर्जरी के बाद जैसे आई है या जो भी, और इस रिपोर्ट के मुताबिक आपकी मदर को या खुदा न खासा आपके किसी रिलेटिव को या आपको खुद यूट्रस का कैंसर है। ठीक है, और ये कैंसर यहाँ तक फैला हुआ है, इसका इलाज भी मुमकिन है और इसकी इतने % सर्वाइवल रेट है। हाउ कैन यू स्टे से कि अच्छा आप मेरे सामने बैठी हैं, मैं आपको एक बुरी खबर देने लगी। बुरी खबर नहीं है, आपने बात यही करनी है कि इसमें पॉजिटिव क्या है कि इसका इलाज है, इसमें इतना % इतने इसमें सर्वाइवल है क्लैरिटी से, और इसका ये ट्रीटमेंट आपको मैं ऑफर करूंगी और इस तरीके से। आपने एकदम से ऐसे नहीं कह देना कि मैं आपको बुरी, इट्स नॉट बैड न्यूज, मे बी शी इज गॉट स्टेज 1A ऑफ सी एंडोमेट्रियम एंड शी इज गॉट वेरी गुड सर्वाइवल रेट मोर देन 95% विदाउट इवन आपको फॉलोअप की भी जरूरत ना हो, विदाउट रेडियोथेरेपी, या मे बी यू विल गिव हर जैसे स्टेज 3CA की बात हो रही थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप उसको डायग्नोसिस बताओ, आप उसे बताओ कि आपको कैंसर की रिपोर्ट आई है, एंडोमेट्रियम का कैंसर है, और ये इसको मैंने ये लेबल किया है स्टेज 3A या जो भी मैंने इसको लेबल किया है, और ये अपने ऑर्गन से आगे फैल चुका है, लेकिन इसका इलाज के लिए या इसको हम यहीं पे रोकने के लिए शुआओं की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मैं आपको शुआओं वाले डिपार्टमेंट में भेजूंगी और वही आपको सारे साइड इफेक्ट्स और वो बताएंगे। लेकिन इसके अंदर अगर हम शुआएं देंगे तो इतना अरसा शुआएं देंगे, फिर डिपेंड करता है टीम को बिठाएंगे, सर्जरी होगी या नहीं, और उसके बाद इतने % सर्वाइवल का हो जाएगा और इस तरीके से फॉलोअप होगा, और ये सारी डिस्कशन उसके साथ होगी। ठीक है, यू हैव टू बी very clear about the diagnosis, you have to be very clear about the treatment that you are going to offer and the survival rate you are going to tell her। और उसके अलावा ये कि आपने पेशेंट को भी क्लैरिटी से कोई भी उससे चीज छुपाए बगैर या उससे ब्लर आपने ऐसे बात नहीं करनी कि अभी मैं आपको मल्टी डिसिप्लिनरी में भेजूंगी तो मजीद वो आपको बताएंगे कि ये, या फिर ये बात नहीं करनी कि आपको जड़ों वाला मसला आया है, ये वो नहीं, जो क्लियर है आपने क्लैरिटी से वो डायग्नोसिस बोलना, कैंसर है तो वर्ड बोलो कैंसर का। पेशेंट का राइट है और उसके अटेंडेंट्स का राइट है कि दे शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द डायग्नोसिस, बेशक वो जितना भी बुरा डायग्नोसिस हो। ठीक है, खुदा ना खास्ता किसी की IUD हुई है तो यूज दैट टर्म कि आपके बच्चे के पेट में डेथ हो चुकी है, यू नहीं बोलना कि उसकी दिल में की धड़कन खत्म हो गई है, या वो चीजें थोड़ी एम्बिग्विटी रह जाती है इंसान के दिमाग में कि अच्छा पता नहीं धड़कन खत्म, मतलब इंसान डिनाइल में होता है ना। तो लेकिन जब आप उसको क्लैरिटी में बताओगे तो पेशेंट देयर एंड देन पेशेंट शुड बी क्लियर अबाउट इट, राइट। थैंक यू मैडम। जी ठीक है, सो गुड। नेक्स्ट टाइम हम ट्विन कर रहे हैं और सिनेरियो में रौनक बता देंगी, वैसे जो भी सिनेरियो बताएंगे उसके बाद उसके अलावा हम काफी सारे और ट्विन के ही सिनेरियोस कवर कर लेंगे, जो भी रौनक बताएगी वो, और फिर उसके अलावा अगर ट्विन विद IUD या मोनोकोरियोनिक या व्हाटएवर, वो सारे क्विकली उसकी मैनेजमेंट भी अपनी 10 मिनट में। ठीक है, सो गुड। मैंने पिछले कुछ टॉपिक्स के क्लासेस अपलोड नहीं किया, आई नो, बिकॉज यू ऑल नो कि मैं अभी आई हूँ वापस हज से,
तो बट ये है कि इंशाल्लाह इस हफ्ते मैं ये काम भी स्टार्ट करती हूँ, और पिछले 2 लेक्चर्स मेरे ऑनलाइन अपलोड होने वाले हैं।